अध्याय 1 चैप्टर 1 हाउ व्हेन एंड वेयर, कब कहाँ कैसे। हिस्ट्री क्लास 8th, इसके सवाल जवाब देखेंगे। ये कुछ चित्र हैं जो इस चैप्टर से, इस डिस्कशन से रिलेटेड हैं और जब जब जरूरी होगा हम यहां पर लौटेंगे। पहला इसमें सवाल है, हु वॉज द लास्ट वायसराय ऑफ इंडिया। हिंदुस्तान के आखिरी वायसराय क्या कौन थे। पहले इनको गवर्नर जनरल कहा गया, फिर आगे आके इनको वायसराय कहा गया। बेसिकली ये हेड थे, हिंदुस्तान में जो ब्रिटिशर्स के हेड थे वो है। उत्तर है लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। इसमें सबके मैंने चित्र दिखाने की कोशिश की है। तो लॉर्ड माउंटबेटन। मिडिवल पीरियड वॉज, जो मिडिवल पीरियड है, अब मैं आपको बता दूं कि जो हिस्ट्री को डिवाइड किया है, जो ब्रिटिशर्स ने डिवाइड किया है, उन्होंने इसको 3 भाग में डिवाइड किया। जो सब कॉन्टिनेंट है उसकी हिस्ट्री को उन्होंने कहा पहले हिंदू भाग, फिर मुसलमान आए, दिल्ली सल्तनत और मुगल सम्राट, मुगल साम्राज्य, उसके बाद ब्रिटिशर्स आए। इस 3 कालखंड में खास तौर पे जो डिवीजन हुआ, उसके बाद नेक्स्ट हिस्टोरियंस ने कुछ और भाग में, कुछ और खंडों में इसको डिवाइड किया। उन्होंने कहा कि ये जो हिसाब किताब है तो ठीक नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, इसको डिवाइड किया एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न। एंशिएंट मतलब जो पुरातन हो गया, प्राचीन हो गया, मिडिवल मध्यकालीन, और मॉडर्न मतलब जो अभी है, वर्तमान, मॉडर्न। तो ये मिडिवल पीरियड की बात कर रहे हैं। मिडिवल पीरियड वॉज, अब आपको समझ में आ गया इसका उत्तर क्या है। इसका उत्तर है नन ऑफ द अबव। क्यों? क्योंकि तो ओल्ड पीरियड ऑफ हिस्ट्री तो ये होगा या ये होगा। नन ऑफ द अबव तो खैर आप देख ही रहे। द पीरियड एसोसिएटेड विद द ग्रोथ ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑफ मॉडर्निटी। मॉडर्निटी जो आई थी वो वेस्ट से आई था। ये जो वेस्ट का शब्द था। और मॉडर्निटी का मतलब ये है कि सोसाइटी आगे बढ़ी, कल्चर आगे बढ़ा, लोगों को लिबर्टी मिली, लोगों को फ्रीडम मिली, लोगों को हर तरह की समानता मिली। लिबर्टी फ्रीडम उसी को मैं कह रहा हूँ। इस तरीके से लोगों का डेमोक्रेसी पे विश्वास हुआ, लोगों ने लॉजिक या रीजनिंग करना शुरू किया, साइंस और टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी। ये सारी जो चीजें हैं ये मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड है। जहां पर ये नहीं हुआ उसको हम मिडिवल कहते हैं। द ब्रिटिश थॉट सर्वेज वर इंपॉर्टेंट फॉर। ब्रिटिश का बहुत जरूरी मानना है या जरूरी मानना था कि ब्रिटिश बगैर, या ब्रिटिश को छोड़िए, कोई भी इंसान, कोई भी आदमी बगैर जानकारी लिए किसी चीज पे बात नहीं कर सकता। और खास तौर पे अगर किसी देश पे राज करना हो तब क्या करेंगे, उस देश को जानना होगा अच्छी तरीके से। तो यहां पर आप देखिए, सर्वे ऑफ इंडिया, बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया, चाहे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये सब सरकारी संस्थान है अभी हमारे। और इन सब का रिलेशन, और ऐसे बहुत सारे संस्थान, ये मैंने केवल 2-3 दिखाए हैं, ऐसे बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जो बेसिकली उन्हीं के सर्वेक्षण के थ्रू बने हैं। किस तरीके से सर्वे होता था, ये मैप बनाता है, ये उनके बारे में पता करता है, भाई वनस्पति कौन कौन सी है। जमीन के बारे में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बात करता है, भूवैज्ञानिक। तो इनका ये कहना था कि सर्वे बहुत जरूरी है। और सर्वे किस लिए है? क्योंकि प्रशासन करना है, क्योंकि हमको देश को एडमिनिस्टर करना है, इसको भली भांति हम, क्योंकि हम इस देश को वो करने वाले हैं, प्रशासित करने वाले हैं। हम एक कॉलोनी हमने बनाई है और हम टॉप पे हैं। हमें पता तो होना चाहिए यहाँ क्या पैदा होता है, यहाँ जो पैदा होता है, यहाँ जो क्रॉप है वो हमारे काम की है कि नहीं है। और जो हमारे काम की है, क्योंकि हमको खरीदना है, हमें बाहर बेचना है, हमें पैसा कमाना है। तो वो सारी चीज़ें जानना ज़रूरी है, जानना ज़रूरी था। ख़ास तौर पे यहाँ की हिस्ट्री, लोकल हिस्ट्री क्या है, लोग कैसे हैं, उनकी कास्ट क्या है, क्रीड क्या है, किस बात पे लोगों को मोहब्बत करवाई जा सकती है, किस बात पे लड़वाया जा सकता है ना। जाते जाते हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग कर गए और आज भी हिंदुस्तान पाकिस्तान लोग करते रहते हैं, जबकि उसकी कोई वैल्यू नहीं है ना। रोटी कपड़ा मकान की वैल्यू होती है, केवल आदमी खाता है, पीता है, जीता है, लेकिन हिंदू मुसलमान करके चले गए वो। और अब आज भी हम उस पर भागड़ा कर रहे हैं। द ब्रिटिश प्रिजर्व ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स बिकॉज, अब इनका ये काम था। देखिए आप ये देखेंगे, इसे हम कह रहे हैं नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया। 1920 में बनाया गया था। ये थोड़ा सा बड़ा कर दूं, इसको देखिएगा कि ये जो है हमारा नेशनल मतलब हमारे हिंदुस्तान का अभिलेखागार है। ये देखिए नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया, जो आज का जो इसका चित्र है, अभी का चित्र है। तो उनका ये कहना था ब्रिटिशर्स का कि भाई कोई भी चीज़ जो है उसको संभालना, संजोना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने देखा होगा कि आपकी जो मम्मी है या खासतौर पर नानी है,
जो चीज़ कचरा हो जाती है, जो चीज़ बेकार हो जाती है, जिस पे जंग लग जाता है, वो भी रखती हैं, रखती नहीं रखती हैं। जबकि आप क्या करते हैं, अरे ईयरफोन का एक कान खराब हो गया, फेंक दो यार इसको, है ना, मोबाइल में थोड़ी सी दिक्कत आई, चेंज कर दो, यही तो करते हैं हम लोग। लेकिन ऐसा नहीं होता है, चीज़ें संभाल के रखनी पड़ती है, संजो के रखनी पड़ती है। तो ब्रिटिश कहते थे कि भाई जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी एक संस्थान से या दूसरे संस्थान तक गया, या एक आदमी से दूसरे आदमी तक गया, जो ऑफिस में थे, ऑफिस बेरर्स थे, ऑफिशियल हो चाहे वो कलेक्टर हो, या जो भी जिस तरीके से दो ऑर्गेनाइजेशन में बात हो रही है, वो डॉक्यूमेंट को संभालना संजोना बहुत ज़रूरी है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है ये सारे, पहली चीज़ कि जो डॉक्यूमेंट आप रखेंगे, चाहे अभिलेखागार में रखें, जो मैं आपसे कह रहा हूँ, हर एक जितने भी, जैसे मान लीजिए कलेक्टर ऑफिस है या तहसीलदार ऑफिस है, हर एक ऑफिस के साथ एक रिकॉर्ड रूम होता है। बल्कि मैं आपसे कहूँगा कि आज भी अगर आप किसी भी जगह पे चले जाएं, किसी भी सरकारी संस्थान में चले जाएं, आपको रिकॉर्ड रूम मिलेगा ही मिलेगा। वो अलग बात है कि क्योंकि कंप्यूटराइज हो गई ये सारी चीज़ें, तो रिकॉर्ड रूम का स्ट्रेंथ कम हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं है, आज भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो कागज़ों पे ही होती है, बगैर कागज़ों के वो काम नहीं चलेगा, है ना। तो ये रिकॉर्ड रूम की अभी भी व्यवस्था है, और उस ज़माने में उन्होंने शुरू की थी। तो जो प्रिजर्व डॉक्यूमेंट है वो आपको बताता है कि भाई आज ये डॉक्यूमेंट में क्या लिखा है, 1920 के इसमें, 1940 के इसमें क्या लिखा है, तो आपको प्रोग्रेस दिखाता है। भाई कितना आगे बढ़े, ऐसा तो नहीं कि आप पीछे चले गए, पर पता चला आपने एक ऐसी सरकार चुन ली या ऐसे लोग चुन ले जो आपको बोल रहे हैं कि भाई हमारी पास्ट हिस्ट्री बहुत अच्छी थी, चलो संस्कृति में चले, इतने साल हम आगे आए हैं, हम डेवलपमेंट करके आए हैं, है ना, हमारा लिविंग लेवल बढ़ा है, अगर वापस जाएंगे तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। तो डॉक्यूमेंट आपको सारी बात दिखा देंगे। वन कैन स्टडी द नोट्स एंड रिपोर्ट्स विच वर प्रिपेयर्ड इन द पास्ट। अगर आपने यहाँ लिखा है तब तो आपको पता चलेगा भाई क्या हुआ है। हमको जितनी भी हिस्ट्री हुई है, हमको राजाओं के बारे में पता है, हमको किंग्स के बारे में पता है, हमें अशोक के बारे में पता है, मुझे औरंगजेब के बारे में पता है, आपको अकबर के बारे में पता है, सबके बारे में पता है हमको, हाँ, इब्राहिम लोदी के बारे में पता है, यहाँ तक कि हमको हमारे देश के जो थे भी नहीं, हमको चंगेज खान के बारे में पता है। कैसे पता है? क्योंकि वो राजा थे, उनके बारे में लिखा जाता था, उनके दरबार में लोग लिखते थे उसको। लेकिन जो फार्मर्स थे, जो पीजेंट थे, जो गरीब थे, उनके बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं है। समझे आप? अगर किसी ने कोई कहानी लिख दी, किसी ने कुछ बात उससे लिख दी, ताड़पत्रों में लिख दी, तब हमें पता चलता है। तो जरूरी है लिखना। देयर कॉपीज कैन बी मेड एंड यूज्ड इन मॉडर्न टाइम्स। आज भी आप देखिए कई ऐसे संस्थान है जहां पर लोग इस पर रिसर्च करते हैं, पूरी पीएचडी कर देते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, नौकरियां पाते हैं अच्छी अच्छी। दूसरी चीज इसमें जो नहीं दी गई है, जो चैप्टर में दी गई, वो बता देता हूं मैं, वो भी ऑप्शन आ सकता है कि अंडरस्टूड एंड डिबेटेड। इसका मतलब ये होता है कि आप कोई भी डॉक्यूमेंट होगा उससे आप चीज़ों को समझ पाएंगे और फिर डिबेट कर पाएंगे, उस पर वाद विवाद कर पाएंगे। अगर कोई इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, कोई बात चल रही है, तो आप उस डॉक्यूमेंट को बता सकते हैं, सर देखिए इस दिन ये बात हुई थी, है ना। तो ये चीज़ आपके चैप्टर में दी हुई है। Which one of the sources do historians use in writing about the last 20 to 50 years of Indian history? अब 250 को हम थोड़ा सा 300 तक कर देते हैं ना, थोड़ा समय हो रहा है ना, इतना साल हम मान लेते हैं। देखिए विच वन ऑफ द सोर्सेस, हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री बगैर सोर्स के काम नहीं करती। इसके लिए सोर्स चाहिए। कोई कहानी नहीं है ये, कोई पिक्चर नहीं है, कोई मूवी नहीं है, कोई नाटक नहीं है। ये एक हिस्ट्री का मतलब ये है कि इसके पीछे साइंस है, इसके पीछे फैक्ट्स है, इसके पीछे सोर्सेज है। बगैर सोर्सेज के आप हिस्ट्री की बात कर ही नहीं सकते। अगर किसी ने हिस्ट्री लिख दी अपने मन से कि भाई रात को मेरे को ख्याल आया कि जो एक साहब है जहांगीर, वो सीढ़ियों से चलते हुए गिर गए, तो ख्याल है मेरा, जब तक मेरे पास फैक्ट नहीं हो मैं उसको नहीं कर सकता। वो मेरी कहानी बन सकती है लेकिन वो फैक्ट नहीं है। तो यहां पर उत्तर है आपका ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। तो हिस्टोरियंस को, जो हमारे इतिहासकार है, उनको जो सोर्स मिला है वो ऑफिशियल रिकॉर्ड है, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो है हर चीज लिखते थे और लिख के रखते थे, लिख के छोड़ नहीं देते थे, कचरे में नहीं डाल देते थे, उनको म्यूजियम में रखते थे, उनको अभिलेखागार आर्काइव्स में रखते थे। जो कागज है उनको रखते थे आर्काइव्स में, जो सामान है उनको रखते थे म्यूजियम में। Which of the following is not the period of division of Indian history by James Mill? अच्छा चलिए आइए यहाँ पे, ये जेम्स मिल साहब ने कहा था, जो पीरियडाइजेशन, जो खंडों में डिवाइड किया, पार्ट्स में डिवाइड किया हिस्ट्री को, तो मिल्स साहब ने किया। पहले हिंदू राजा हुआ करते थे सब कॉन्टिनेंट में, फिर मुसलमान आ गए, यानी कि जो दिल्ली सल्तनत मुगल वाले आ गए, उसके बाद ब्रिटिशर्स आ गए, 200 साल से ऊपर रहे। फिर कई हिस्टोरियंस ने इसको डिवाइड किया अपने हिसाब से। उन्होंने कहा कि भाई एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, जैसे बाकी जगह की हिस्ट्री लिखी गई है, हम भी इस तरीके से करेंगे। तो इसको ध्यान से देख लीजिए, मिल्स का क्या है, हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश। तो क्या चीज़ नहीं मिल रही है, हिंदू मिल रहा है, मुस्लिम मिल रहा है, ये दोनों ही नहीं मिल रहे। नॉट द पीरियड ऑफ, तो आप एक काम करिए, इसको 6 करिए, डी और सी भी इसका सही कर दीजिए।
क्योंकि क्रिश्चियंस और सिक्स में जेम्स में मिल ने डिवाइड नहीं किया है, हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिशर्स में किया है। तो आप इसका सी भी उत्तर लिखेंगे। डी तो है ही है, सिक्स तो मतलब उनके हिसाब से जो सिख है या फिर क्रिश्चियनिटी है तो बहुत ही छोटे लोग थे, मतलब छोटी कम्युनिटी थी, इनका नाम तो है ही नहीं। जो बड़ी बड़ी कम्युनिटीज थी, जो पावरफुल और जिन्होंने साम्राज्य चलाया, जिन्होंने बड़े बड़े देश पे कब्जे किए, प्रशासन किया, उनके बारे में बात की है। विच इज नॉट द सोर्स ऑफ डिस्क्राइबिंग हिस्ट्री, हिस्ट्री को डिस्क्राइब करने के लिए, इतिहास को बताने के लिए कौन सा सोर्स नहीं है? देखेंगे आप, कौन सा बताइए। डायरीज, लोग अपनी डायरी लिखते थे, बिल्कुल सही है। कॉन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल, इसको इस पे आते हैं। अकाउंट ऑफ पिलग्रिम्स एंड ट्रेवलर्स, जो देश को घूमने आते थे, जैसे हमारे यहाँ तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म, इसकी उत्पत्ति हुई है। जैसे मैक्सिमम लोग जो है वो मुस्लिम लोग पूरे विश्व से कहाँ जाते हैं? मक्का मदीना जाते हैं, सऊदी अरब जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर इस माना जाता है कि इस चीज की उत्पत्ति हुई है, या वहां पर बहुत समय उन्होंने व्यतीत किया है। तो पिलग्रिम, तीर्थ यात्री, ट्रैवलर ऐसे जाते हैं, कई लोग घूमने जाते हैं, वो अपनी चीजें लिखते हैं, उससे हमें बहुत चीज़ पता चल जाती है। ऑटोबायोग्राफीज का मतलब होता है मैंने अपनी जीवनी लिख दी, मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मैंने अपनी खुद की ऑटोबायोग्राफी लिख दी कि मेरे जीवन में ये हुआ। कई लोग हैं जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, उनके बारे में कोई लिख देता है। तो ये जो बी है, इसमें मुझे शंका है। तो कॉन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल, दो लोग आपस में क्या बात कर रहे हैं, उससे हमको कुछ नहीं मिलता। मैंने कहा ना, कोई भी चीज हवा में अगर आप बात करें, या मेरे ख्यालों में कोई चीज आ गई, मेरे विचारों में मैंने शेर लिख दिया, तो वो कभी भी हिस्ट्री नहीं हो सकती। हिस्ट्री इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स। द नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया केम अप इन दी, अभी आपको मैंने शायद डेट भी बताई, देखिए 1920। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपकी किताब से लिया गया है, ये किताब से लिया मैंने आपके एनसीईआरटी की। ये देख रहे हैं आप, 1920 दिखा देता हूँ। द नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया केम अप इन 1920, तो ये इसका उत्तर हो गया 1920। ध्यान रखिएगा। ये सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो म्यूजियम और आर्काइव्स बनाए हैं, वो बिल्कुल वायसराय के घर के बगल में बनाए, जो हम वो रहते थे। तो आप सोच सकते हैं कि उनके लिए आर्काइव्स और म्यूजियम कितना महत्व रखते थे ब्रिटिशर्स के लिए। अब हम इसको मिलाएंगे, मैच द फॉलोइंग करेंगे। ओके, जेम्स मिल साहब कौन थे? इनको बार बार कहा गया कि भाई ये ना वो है, हिस्टोरियन है, लेकिन आपको समझना होगा, आपकी किताब में ये दिया हुआ है कि एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिकल लीडर या फिर राजनीतिक दार्शनिक थे, और ये इकोनॉमिस्ट थे। ठीक। कैलीग्राफिस्ट क्या होते हैं? जो बहुत सुंदर लिखते हैं, बेहतरीन इनकी हैंडराइटिंग होती है। तो एक्सपर्ट्स इन राइटिंग डॉक्यूमेंट, ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग, सुंदर हाथ इनका होता है। हिस्टोरियंस कौन होते हैं? एंशिएंट क्या होता है? एंशिएंट मतलब होता है अर्लियर पीरियड ऑफ हिस्ट्री, वो तो मैंने आपको बताया, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न। अब बात अटकती है हमारी वॉरेन हेस्टिंग्स और हिस्टोरियंस पे। तो वॉरेन हेस्टिंग्स साहब थे पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। आपको याद होगा जो हमने पहले सवाल था सबसे पहला, उसमें लॉर्ड माउंटबेटन की बात की थी। उस समय मैं, आपने सोचा होगा कि ये लास्ट बता दिया, पहले क्यों नहीं बता रहे, क्योंकि ये सवाल आने वाला था। इसलिए वॉरेन हेस्टिंग हमारे पहले गवर्नर जनरल, और लॉर्ड माउंटबेटन आखिरी। वायसराय ये गवर्नर जनरल, ये वायसराय, एक ही बात है। अब एक ही बचता है हिस्टोरियंस, स्कॉलर्स हु राइट हिस्ट्री, वो लोग जो हिस्ट्री लिखते हैं, वो लोग जो इतिहास लिखते हैं। लेकिन मैं फिर से बताऊं, किसी सोर्स के बेसिस पे लिखते हैं, ऐसे नहीं लिख देते। तो ये इसके उत्तर हो गए आपके सामने, ये मैचिंग है जो अभी भी हमने की। अब हम सही या गलत का फैसला करेंगे। लॉरेंस वॉज अ प्रोमिनेंट वायसराय ऑफ इंडिया। यस, ये अगर चैप्टर आपने मेरा सुना होगा तो आपको पता होगा, मैंने इनके बारे में काफी बात की है। कर्जन वॉज अ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये भी सही है, बिल्कुल। जेम्स मिल पब्लिश अ न्यूज़पेपर इन 1817, ये तो गलत हो गया। ठीक है, इन्होंने न्यूज़पेपर पब्लिश नहीं किया था, इन्होंने बाकायदा 3 खंडों की हिस्ट्री, हिंदू एरा ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, मुस्लिम एरा, और फिर आपका ब्रिटिशर एरा। तो इसमें हमारे जेम्स मिल साहब नहीं है, ये तो जेम्स कैनल है, इन्होंने तो मैप बनाया था ना। चलिए, वी नीड टू डिवाइड हिस्ट्री इनटू डिफरेंट पीरियड्स, बिल्कुल सही है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि अगर मैं 6 या 7 घंटे का कोई वीडियो बना दूं, चलिए 10 घंटे का बना दूं, और पूरी की पूरी 8th क्लास की हिस्ट्री आपको उसमें पढ़ा दूं, आप देखना पसंद करेंगे? नहीं। मैं अगर आधे आधे घंटे का वीडियो बनाऊं, चाहे वो 20 हो चाहे 10 हो, तो आप ये आधे आधे घंटे का देखना पसंद करेंगे। कहने का मतलब ये है, कोई भी किताब हो, कोई भी बुक हो, कोई भी उपन्यास हो, कोई भी कहे कि
ये थीसिस हो या प्रोजेक्ट रिपोर्ट हो, कोई भी चीज़ ऐसी होती है, अगर उसको आपने पाठ नहीं किया तो आप पढ़ने वाला इसको पढ़ेगा नहीं, उसको समझ में नहीं आएगा, और दूसरा ये है कि मज़ा भी नहीं आएगा, सारी चीज़ें। तो इसलिए हिस्ट्री तो वैसे ही लोग बोलते हैं कि बोर है, इसलिए इसको डिवाइड करना ज़रूरी है भाई। तो ब्रिटिश केम टू इंडिया टू नो अबाउट इट्स ग्रेट कल्चर। ब्रिटिश ग्रेट कल्चर के लिए आए थे। सबसे पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी आई, है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी, हिंदुस्तान इस तरीके से है, ठीक है, यूं कैसा बना दिया मैंने। अच्छा, यहां पर आपका यूनाइटेड किंगडम है, यहां पर आपका अफ्रीका है, ठीक है। ये लोग यहां से चले और इनको जो है क्वीन एलिजाबेथ ने कहा कि ये जो ईस्ट भाग है इसमें आपका सारा ट्रेड है, आप करिए। ये लोग ईस्ट इंडिया कंपनी वाले आए, इन्होंने यहाँ पर ट्रेड शुरू किया और उसके बाद रेस्ट इज हिस्ट्री। पहले ये बिल्कुल पावर केवल करने आए थे टेक्सटाइल, कॉटन, ये हमारे जो मसाले हैं, चाहे कार्डमम हो गया, इलायची, लौंग, दालचीनी, ये सब के लिए आए थे। धीरे धीरे क्योंकि ऐसी चीज़ें होने लगी, क्योंकि इनकी फाइट होने लगी पोर्चुगीज से और फ्रेंच से, डच से, राजनीति इनको करनी पड़ी। और राजनीति के बाद फिर वो धीरे धीरे इन्होंने पूरा कब्जा किया। वो मतलब मौके के साथ हुआ, ऐसा नहीं कि कब्जा करने आए थे, ध्यान रखिएगा। वो आए थे व्यापार करने और फिर उसके बाद कब्जा करके चले गए। हिस्ट्री डील्स विद चेंजेस दैट ऑकर ओवर अ टाइम। बिल्कुल सही है, समय अवधि के हिसाब से काम होता है। जैसे मैं आपको बताऊं, चाय या टी, ऐसा हुआ होगा कोई एक दिन रात को सोया होगा, सुबह उठा, उसने चाय बनाना शुरू कर दिया। उसको पता तो चला होगा चाय की पत्ती कैसी है, इसको थोड़ा थोड़ा तोड़ना पड़ेगा, इस पत्ती से मुझे फ़ायदा होगा, इस पत्ती से मेरी नींद दूर होगी, ये सब चीज़ें उसने पता की होगी। और कई लोग इसमें लगे होंगे, सालों साल लग गए इस चाय को ज़बान पे चढ़ते हुए। चाइना ने इतने ज़माने पहले बना ली थी, कम से कम सैकड़ों साल बाद ब्रिटिशर्स को पता चला, फिर वो इंडिया लेके आए। आज ये है कि आपके घर में कोई आता है तो उसको बोलते हैं आओ भाई चाय पियो, यही बोलते हैं ना। ये तो नहीं कहते हैं आओ भाई मुरमुरे खाओ या चिकली खाओ, चाय पिलाते हैं सबसे पहले ना, उसके साथ कुछ और खिलाते हैं, अलग बात है। तो चाय ज़माने से हमारे ज़माना लगा इस चीज़ को आने में। तो एक एग्जाम्पल दिया मैंने कि हिस्ट्री एक दिन की बात नहीं होती है। हाँ, राजा किस दिन मरा वो आप कह सकते हैं, राजा ने किस दिन शादी की वो कह सकते हैं, बट व्हेन वी डील विथ हिस्ट्री देयर इज अ समय अवधि, समय होता है इसके लिए। अब हम क्या करने वाले हैं, फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे, ठीक है। द लास्ट वायसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया वॉज, कौन साहब थे, अभी तो आप सीख लिए, लॉर्ड माउंटबेटन। पहले वॉरेन हेस्टिंग्स। जेम्स रनल प्रिपेयर्ड डैश इन द 1782। तो आप देखिए इनका चेहरा देख लीजिए, ये है जेम्स रनल और ये है रॉबर्ट क्लाइव। इन्होंने इनसे कहा कुछ करने के लिए, मैप बनाने के लिए। क्या करा, कहीं भैया सर्वे हमें करना है, आप मैप बनाओ। तो इनको फर्स्ट मैप, नक्शे के लिए बोला गया। जेम्स मिल डिवाइड्स इनटू 3 पीरियड्स, हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड। ये देखिए 1 2 3, तो आप इसको इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स करेंगे। यहां पर इंडियन हिस्ट्री आएगा, यहां पर आएगा। द ब्रिटिश प्रिजर्व ऑल इंपॉर्टेंट एंड डैश, तो इसमें ऑल इंपॉर्टेंट डैश एंड डैश, तो इसमें देखेंगे ऑल इंपॉर्टेंट, यहां पर आएगा लेटर्स और यहां पर आएगा डॉक्यूमेंट्स। जैसे मैंने बताया ये क्या है, म्यूजियम है, ये क्या है, ये तो आर्काइव्स है। इसमें सारे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने बड़े सेव करके रखे भाई। उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे बड़े फायदे होते हैं। और अच्छी बात यह है कि यही हमारे काम आए ताकि हम हिस्ट्री बता सके, हिस्ट्री की अच्छी है, हिस्ट्री की बुरी चीज़ें सब बता सके। देखिए हिस्ट्री अच्छी या बुरी नहीं होती, हिस्ट्री होती है। किसी ने कोई गलत किया, अच्छा किया, वो हम बाद में एनालाइज करेंगे। हिस्ट्री का मतलब ये है कि इस समय, इस कार्यकाल में ये हुआ। इन मिल्स आइडिया ऑफ हिस्ट्री, द पीरियड बिफोर ब्रिटिश रूल वाज वन ऑफ, इसका उत्तर है डार्कनेस। जेम्स मिल साहब का कहना था कि ये ब्रिटिशर्स के आने से पहले जो पूरा एशिया में, केवल हिंदुस्तान की बात नहीं की गई है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात नहीं की गई आपके चैप्टर में। इसमें कहा गया पूरा एशिया ये डार्कनेस में था, या अंधेरे में था। ये लोग बेचारे गरीब थे, पुअर थे, यहाँ पर रिलीजियस इंटॉलरेंस थी। और शर्म की बात यह है कि आज भी है हिंदुस्तान में, हिंदू मुसलमान करके किसी को भी लड़ा दो आप, आपके घर में सिखाया जाता है कि मुसलमान अच्छा नहीं है, आपके घर में सिखाया जाता है कि क्रिश्चियन के घर खाना नहीं खाते, ये सब सिखाया जाता है। और कितनी गलत बात है, हमें शर्म आनी चाहिए कि आज भी हम वो जो ब्रिटिश सोच, जो जेम्स मिल ने कहा, वो आज भी हम उसको फलीभूत कर रहे हैं। हम बता रहे हैं कि हाँ भाई, हम अभी भी कास्ट क्रीड, पांडे की शादी आर्या में नहीं होगी क्योंकि कास्ट डिफरेंस है, ठाकुर नहीं है, कोई पंडित नहीं है, कोई मुसलमान है, कोई पता नहीं क्या लफड़े चल रहे हैं, मुझे समझ में आता। तो डार्कनेस था, उसने कहा भैया डार्कनेस बहुत था, हम आके लाइट देंगे, है ना। तो साहब ये हुए सवाल जवाब।
अगर चैप्टर देखेंगे तो ज़्यादा बढ़िया आपको समझ में आएगा, क्योंकि बहुत डिटेल में हमने कवर किया है। लेकिन ये भी, इसमें भी चैप्टर भी कवर कर लिया। अगर एग्जाम के तौर पे देख रहे हैं तो भाई फटाफट पढ़ लीजिए, आपको बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलिए, धन्यवाद सर, बाय बाय।